हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों निबंध लेखन, जिसको हम इंग्लिश में एसे राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए पाठ को शुरू करते हैं। ठीक है, निबंध लेखन एक रचनात्मक कला है। जो हमारा निबंध लेखन है वो एक रचनात्मक कला है बच्चों। किसी विषय पर अपने विचारों को सुंदर क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लेखन किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। हर व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्ति अपने तरीके से करता है। जो कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, सब अपने अपने ढंग से निबंध को लिखते हैं। इसलिए एक विषय पर अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से निबंध लिखे जा सकते हैं। निबंध के अंग मुख्य रूप से निबंध के 3 अंग होते हैं बच्चों। प्रस्तावना मतलब भूमिका, और विस्तार और उपसंहार। ठीक है, सबसे पहले हमारी भूमिका होती है। भूमिका में विषय का परिचय दिया जाता है। भूमिका संक्षिप्त, आकर्षण और संगठित होनी चाहिए। भूमिका इतनी आकर्षण होनी चाहिए कि उसे पढ़कर पूरे निबंध को पढ़ने में मन लगे। ठीक है, विस्तार हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों, यह निबंध का प्रमुख भाग है। ठीक है, वो सबसे मेन भाग होता है जो विस्तार होता है। इस भाग में विभिन्न पक्षों का अलग अलग अनुच्छेदों में वर्णन किया जाता है, लेकिन प्रत्येक अनुच्छेद पहले अनुच्छेद से संबंधित होना चाहिए। जो हमारा ये भाग होता है ये हमारे पहले यानी कि भूमिका, जो हमारी भूमिका लिखी जाती है उससे संबंधित होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उपसंहार निबंध के अंतिम अंग को उपसंहार कहा जाता है। इस भाग में संपूर्ण निबंध की कही गई बात का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। निबंध का उपसंहार संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। ठीक है, निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। बच्चों यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आप इन पर अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, निबंध लिखने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक बार दोहरा लेते हैं। निबंध लिखने से पूर्व उनकी रूपरेखा मस्तिष्क में निर्धारित कर लेनी चाहिए। निबंध में सरलता और मधुरता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और रुचिकर होने चाहिए। निबंध में प्रयोग के अनुसार काव्य पंक्तियां, सूक्तियां या महान योक्तियों के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। यानी कि वहाँ पर कुछ काव्य पंक्तियां भी होनी चाहिए, कविता लेखक जैसी कुछ होती हैं। ठीक है, कुछ सूक्तियां भी होनी चाहिए, महान व्यक्तियों की भी कुछ बातें होनी चाहिए। ठीक है, निबंध का आरंभ एवं अंत रोचक होना चाहिए। जैसे निबंध का शुरू रोचक हो, उसका अंत भी रोचक होना चाहिए। निबंध लिखते समय एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्हों का विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो पहला निबंध हम अपना शुरू करते हैं बच्चों। पहला निबंध है हमारा प्रदूषण। ठीक है, पहला निबंध हम प्रदूषण के बारे में शुरू करेंगे। प्रकृति की रचना जीवों के भोग के लिए की गई है। जो हमारी प्रकृति है वो जो प्रकृति की रचना है वो हमारे जीवन के भोग के लिए की गई है। पृथ्वी पर जल, थल, वायु में रहने वाले असंख्य प्राणी हैं। विज्ञान के चमत्कारों ने संपूर्ण वातावरण पर ऐसा प्रभाव डाला है कि सहस्त्रों प्राणियों का जीवन उथल पुथल हो गया है। धीरे धीरे धरती से पशु पक्षियों व वनस्पतियों उनके प्रजातियां नष्ट होने लगी हैं। यह सब धरती पर बढ़ते प्रदूषण का दुष्परिणाम है बच्चों। प्रदूषण का अर्थ है विशेष प्रकार से दूषित होना। औद्योगिकरण व अन्य कारणों से आज धरती पर न तो शुद्ध वायु है न जल। जहां देखो रासायनिक पदार्थों से मैली जमीन व शोर भरा वातावरण है। धरती पर 4 प्रकार के प्रदूषण का साम्राज्य छाया हुआ है। ये 4 हैं, कौन कौन से हैं बच्चों, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, धरती यानी कि मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण के कारण पंच तत्वों से बना धरती का प्रत्येक तत्व आज दूषित हो रहा है बच्चों, आज दूषित है। सभ्यता के विकास के साथ साथ धीरे धीरे जंगल कटते गए। लोगों को रहने के लिए तथा खेती के लिए जमीन की आवश्यकता थी। ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता बढ़ती गई। इस प्रकार जंगल उजड़ने से और अनेक वृक्षों तथा वन्य जीवों की प्रजातियां नष्ट हो गई। इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा और उसकी सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा। औद्योगिकरण से धरती पर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। एक और कारखाने जहरीली गैस छोड़ते हैं, इससे वायु प्रदूषण होती है। वहीं लाखों की संख्या में चलने वाले वाहनों के धुएं से वायु तथा ध्वनि प्रदूषण फैलता है। कारखानों का मल तथा नगरों का गंदा पानी नदियों में छोड़ दिया जाता है। इससे जल प्रदूषित हो गया है। अब साफ पानी का भी संकट खड़ा हो रहा है। नगरों में जहां तहां लगे कूड़े के ढेर भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खेतों में डाली जाने वाली रासायनिक खाद तथा कीटनाशी या
खरपतवारनाशक दवाओं से भूमि प्रदूषित हो गई है। अब शुद्ध मिट्टी व जल देख पान कठिन हो गया है। बिजली बनाने के षड्यंत्र तथा तरह तरह की चिमनियों से राख और धुआं निकलने से मनुष्य तो अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। वनस्पति जगत पर भी इसका दुष्प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सड़कों के किनारे लगे वृक्ष मटमैले और निर्जीव से दिखाई देते हैं। प्रदूषण चाहे किसी भी प्रकार का हो, इसका सीधा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। आज उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, दमा, त्वचा रोग तथा पेट के विकार इतने बढ़ गए हैं कि आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ न किया गया तो मानव जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा। बच्चों, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कारखानों तथा नगरों के मलयुक्त जल को वैज्ञानिक तकनीकों से स्वच्छ कर नदियों में मिलाया जाना चाहिए। कचरे को इस तरह से प्रयोग करें कि वह खाद का काम करे तथा भूमि प्रदूषित न हो। आजकल CNG के प्रयोग को बढ़ावा देकर राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण का सफल प्रयास किया जा रहा है। प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए अधिकाधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाएं। प्रदूषण नियंत्रित हेतु सरकारी तथा व्यक्तिगत दोनों स्तर पर कदम उठाए जाएं ताकि हरी भरी धरती पर फूली फूली विटप विधि नाना का स्पन एक बार फिर से साकार हो उठे। सो बच्चों, ये था हमारा प्रदूषण को लेके एक निबंध जो बहुत प्यारा था और बहुत ही हमें ज्ञान देने वाला था। ठीक है, अगला हमारा जो निबंध है वो है महंगाई को लेकर, महंगाई की समस्या। चलिए, महंगाई की समस्या भी हम अच्छे से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, भारत की आर्थिक समस्याओं के अंतर्गत सबसे प्रमुख समस्या महंगाई की है। आज वस्तुओं के मूल्य इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आम आदमी या आम व्यक्ति का जीना मुश्किल होता जा रहा है। आज महंगाई हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। दैनिक उपयोगी की वस्तुओं के साथ साथ कपड़ा, जीवन रक्षक, दवाइयाँ, परिवहन के साधन आदि भी महंगाई के सामने अछूते नहीं रहे। महंगाई बढ़ने के कई कारण हैं। इसका प्रमुख कारण है उत्पादन में कमी। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण आवश्यकता के अनुसार उत्पादन नहीं हो जाता। वस्तुओं की कमी के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। कालाबाजारी के कारण भी महंगाई बढ़ती है। व्यापारी वर्ग अधिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं की जमाखोरी और कृत्रिम अभाव पैदा करके वस्तुओं के दाम बढ़ा देते हैं। मृदा के प्रसार और स्फीति के कारण भी वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। जब मृदा का प्रसार जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तो और अधिक मृदा बाजार में आ जाती है। जब भी महंगाई बढ़ती है, सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के कारण भी महंगाई में वृद्धि हो जाती है। बढ़ती हुई महंगाई का सबसे अधिक प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ता है। इसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। छोटे बच्चों की उचित आहार न मिलने के कारण वह कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। गरीब व्यक्तियों का जीवन स्तर और निम्न हो जाता है। महंगाई के कारण कालाबाजारी, चोर बाजारी, तस्करी जैसी बुराइयां भी जन्म लेती हैं। निरंतर बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाना आवश्यक है। महंगाई को रोकने के लिए बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगानी होगी। कल कारखानों का उत्पादन बढ़ाना होगा। मूल्य की वृद्धि रोकनी होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाकर काफ़ी हद तक महंगाई पर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही साथ जनता को भी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को एकत्र नहीं करना चाहिए तथा सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। मुनाफाखोरों और जमाखोरी करने वाले लोगों की सूचना सरकार को देनी चाहिए। सो बच्चों, ये था हमारा महंगाई को लेकर निबंध। बहुत ही अच्छा है। दोनों जो हमारे निबंध है बहुत ज़्यादा ज्ञान के हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो एक ही एक सच्चाई है। सो बच्चों, निबंध इस तरीके के होने चाहिए। आपको भी वैसे ही निबंध लिखने चाहिए। निबंध लिखना एक कला है, ये आपने पढ़कर देखा। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ यही खत्म होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये था आपका आखिरी चैप्टर। आज हमारी किताब खत्म होती है, तो मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू किताब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।